पियांकी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 4 लेन सड़क में बनाए गए अधूरे ब्रिज से स्कूटी लेकर एक बच्चा गिर गया। मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अधूरे ब्रिज के ऊपर बच्चियां बर्थडे मना रही थी, तभी बर्थडे में शामिल 12 साल का एक बच्चा स्कूटी चलाते हुए अधूरे बने ब्रिज से गिर गया। इस सच्चाई की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि अधूरे ब्रिज के ऊपर बैरिकेडिंग भी नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस अधूरे ब्रिज पर अक्सर युवक युवती रील्स बनाते दिखाई दे जाते हैं। तो अधूरे ब्रिज, और देखिए किस तरीके से पुल से गिरने से बच्चे की मौत हो गई है। 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इसी अधूरे ब्रिज से बच्चा गिरा। बर्थडे और सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन ये बर्थडे सेलिब्रेशन मातम में तब्दील हो गया। तो मेदिनीनगर की ये खबर है, ये तस्वीर है, जहां इस हादसे के बाद से कई सवाल भी हैं। और ये तस्वीर देखिए, चियांकी में दर्दनाक सड़क हादसा होता है। 4 लेन सड़क में बनाए गए अधूरे ब्रिज से स्कूटी लेकर एक बच्चा गिर जाता है। कई सवाल भी है कि अधूरे ब्रिज की बैरिकेडिंग आखिर क्यों नहीं की गई थी, और सवाल इस घटनाक्रम के बाद ये भी कि लापरवाह प्रबंधन के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी। और सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ प्रशासन और प्रबंधन की लापरवाही है। अधूरे ब्रिज पर लोगों को जाने आखिर कैसे दिया जाता है, सवाल ये भी बना हुआ है। और सवाल ये भी है कि 12 साल के बच्चे को स्कूटी चलाने कैसे दिया गया। और सवाल ये भी कि क्या ब्रिज और सड़क रील्स बनाने की जगह है, जहां लोग जाते हैं और हादसे का वो शिकार हो जाते हैं। नीलकमल हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीलकमल, बड़ा हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही कहें, किसकी जिम्मेदारी कहें, क्या अपडेट? देखिए, आपको बता दूं कि कल रात के 8 बजे की घटना है, और ये बच्चा जो है अचानक वो अधूरा ब्रिज जो बना हुआ है NHI का, उस पे अचानक उस ब्रिज से ये बच्चा स्कूटी लेके गिरता है। आसपास के जो लोग वहां पे थे, जब वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि ये 12 साल का बच्चा है और ये स्कूटी लेके गिरा। बाद में जब जांच के दौरान पता चला कि जो ब्रिज का ऊपर का हिस्सा है वो चूंकि पूरा आधा निर्माण हो चुका है और मुख्य सड़क से वो कनेक्टेड है, और दूसरी छोर जो है वो अभी कनेक्टेड नहीं, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यही कारण है कि अभी जिस तरह से लाइटिंग दी गई है, लोग वहां ऊपर चढ़ रहे हैं, रील बना रहे हैं। और कल भी ये बच्चा अपनी बहन के साथ आया था, और रात में आप समझ सकते हैं कि 8 बजे रात को पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की चीजों पर बच्चे शामिल ना हो। और रात में बच्चियां केक काट रही थी, बर्थडे मना रही थी, और ये बच्चा उनका स्कूटी लिया और जैसा कि बता रही थी, और वो अचानक स्टार्ट किया और ये सीधा जंप कर गया नीचे, और गिरते के साथ ही बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। और प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये ब्रिज लंबे समय से बन के तैयार है और एक साइड का जो हिस्सा है वो बना नहीं है, और वहां पे ब्रैकेटिंग भी नहीं की गई है। ऊपर में जो स्टार्टिंग उस सड़क से कनेक्ट जो ब्रिज है, वहां पे सड़क को कनेक्ट भी कर दिया गया है। यही वजह है कि लोग आसानी से उसके ऊपर चढ़ जा रहे हैं। और दूसरा छोर जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह का है। तो प्रशासन को भी इस पे ध्यान देनी चाहिए, लेकिन अभी तक ना NHI द्वारा इस पे ध्यान दिया गया, और यही वजह है कि ये दर्दनाक चलिए, बिल्कुल दर्दनाक हादसा सामने आया। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। नासा का ओरियन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित यहां पर स्प्लैश डाउन हुआ। नासा का ये पिछले 54 सालों में पहला मानव युक्त चंद्र मिशन है, जो पूरे 10 दिनों तक चला। लैंडिंग के दौरान वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ओरायन 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा था, और महज 13 मिनट की री एंट्री के दौरान उसका तापमान करीब 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की परिक्रमा कर इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये 5 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद पृथ्वी की निचली कक्ष से परे गहरे अंतरिक्ष की खोज में मानवता की वापसी का प्रतीक है। नासा के अनुसार इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने अब तक की सबसे लंबी दूरी तय की है, जो भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले अभियानों के लिए रास्ता तैयार करेगा। अंतरिक्ष यान की सफल वापसी प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन हुआ, और
नासा का ओरियन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया तट के पास में प्रशांत महासागर में सुरक्षित तरीके से स्प्लैश डाउन हुआ है। नासा का यह पिछले 54 सालों में पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। देखिए मिशन आर्टेमिस 2 चंद्रयान ओरियन की वापसी, और देखिए 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान वायुमंडल में जब प्रवेश हुआ और जब प्रशांत महासागर में उतरा तब की ये तस्वीर, ओरियन ने स्प्लैश डाउन किया उसकी तस्वीर। गयाजी से बड़ी खबर, जहां बैंक में दिन दहाड़े छिनतई की कोशिश हुई। महिला के शोर मचाने पर लुटेरे फरार हो गए। छिनतई की कोशिश से अफरा तफरी मच गई। बैंक से 50,000 रुपए छीनने की कोशिश की गई। वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश अब तेज कर दी गई है। तो गयाजी से यह बड़ी खबर, जहां बैंक में दिन दहाड़े छिनतई की कोशिश होती है। महिला के शोर मचाने पर लुटेरे भाग खड़े होते हैं। ये तस्वीर आप सीसीटीवी की देखिए, जहां महिला उस शख्स के पीछे पीछे भाग रही है, जिसके बाद से ये भागता हुआ शख्स नजर आ रहा है। जैसे ही हो हल्ला मचता है, लोग भी उसके पीछे भागते हैं। बताया जा रहा है कि बैंक से 50,000 रुपए छीनने की कोशिश इस शख्स ने की थी। वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश तेज कर दी गई है। खबर बेतिया से मिल रही है, जहां गौनाहा के पकड़ी बिसौली आंगनबाड़ी केंद्र में विटामिन डी के सिरप पिलाने के बाद 25 बच्चे अचानक से बीमार पड़ गए। बच्चों के बीमार पड़ते ही स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस से बच्चों को गौनाहा अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने यह बताया कि सभी बच्चे को यहां पर बताया जा रहा है बेचैनी और बेहोशी जैसी शिकायत होने लगी थी। सभी का इलाज गौनाहा रेफरल अस्पताल में कराया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एएनएम सेंटर पे गई थी, विटामिन D3 की 800 इंटरनेशनल यूनिट का जो है उसको सिरप पिलाई है बच्चों को। उसमें से अब किसी बच्चे को चक्कर आ रहा था या कुछ हो रहा था, उसमें सब गांव वाले और बच्चे सब पैनिक हो गए हैं। उसको लेकर के हॉस्पिटल आए हैं, लेकिन बच्चे सारे स्टेबल हैं, सब वाइटल्स नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बगहा में पुलिस ने ट्रेन के जरिए यूपी से बिहार में हो रही शराब तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस और एलटीएफ की संयुक्त छापेमारी में शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रेन से उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब की खेप लाई जा रही है। पुलिस ने शहर के आर्यनगर इलाके में तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे ई रिक्शा को जब्त किया। छापेमारी के दौरान 2 बड़े सूटकेस और एक बैग से 92 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार में लाखों में कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। कुछ आदमी जो है अंग्रेज शराब की खेप ला रहा है, जिसे कार्रवाई करके पकड़ा गया है और इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज पे पता किया जा रहा है। गिरफ्तारी भी हुई है इसमें? गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है। शराब कितना है सर? 69 लीटर। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, पशु व्यवसायी से लूटकांड का खुलासा हुआ है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सलीम खान उर्फ पोला गिरफ्तार हुआ है। पशु व्यवसायी से लूटे थे 21,500 रुपए। पटोरी थाना क्षेत्र में लूट हुई थी, तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पशु व्यवसायी से लूटकांड का खुलासा हुआ है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सलीम खान उर्फ पोला गिरफ्तार हुआ है। पशु व्यवसायी से लूटे थे 21,500 रुपए। पोला पिता खुदन खां शाकिम टेढ़ी बाजार थाना मोहद्दी नगर को सलीम खां उर्फ पोला पिता खुदन खां शाकिम टेढ़ी बाजार थाना मोहद्दी नगर को गिरफ्तार किया और उनके द्वारा अपनी घटना को इसमें यह संलिप्तता स्वीकार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा लूटे गए रुपये को उनके पास से बरामद किया गया है। नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के लिए कैश भुगतान व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब वाहन चालकों को केवल फास्टैग या यूपीआई के माध्यम से ही टोल टैक्स देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के बाद यह नियम रात 12 बजे से लागू कर दिया गया है। नए नियम के तहत अब कोई भी अधिकारी पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त में टोल पार नहीं कर सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ ई चालान जारी किया जाएगा। अब कैश के जरिए जो है आप टोल प्लाजा पार नहीं कर सकते हैं
और यह आदेश जो है वो केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। और बताते चले इस आदेश को तामील कर लिया गया है, यानी कि इस आदेश पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। गुरुवार शुक्रवार की मध्यरात्रि से जो है जितने भी टोल प्लाजा है देश के सभी जगहों पे जो है गाड़ियों का प्रवेश जो है वो बंद कर दिया गया है, यानी कि गाड़ी जो है वो नगद भुगतान के साथ जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। गाड़ियों को फास्टैग रहित करना होगा। फास्टैग के जरिए गाड़ी जो है वो आसानी से पार करेगी। अगर आपको आपकी गाड़ी में जो है फास्टैग नहीं है तो आपको जो है इसके लिए यूपीआई का इस्तेमाल करना होगा। और बताते चले कि अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो 0.25% जो है वो अधिक राशि का भुगतान करना होगा। कैश के जरिए जो है वो अपने वाहनों को लेकर के आप पार नहीं कर सकते हैं। और बताते चले कि यह निर्देश इसलिए जारी किया गया है ताकि समय का जो है बचाव हो सके, ईंधन कम खपत हो, साथ ही साथ जो भीड़ है टोल प्लाजा पे लगती है वो ना हो। कई बार जो होता है कि कैश के कारण जो है भगदड़ भी होने लगती है कर्मचारियों और वाहन जो चालक होते हैं उनमें। तो ये तमाम चीजों को देखने के बाद यह आदेश जो है वो जारी किया गया। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। झारखंड के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर लोक भवन ने ब्रेक लगा दिया है। लोक भवन की ओर से नामों पर आपत्ति के साथ फाइल सरकार को लौटाई गई है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजनीतिक दलों से जुड़े हुए चेहरों को सूचना आयुक्त बनाने की फाइल सरकार को वापस कर दी है और अब सरकार के अगले कदम पर सबकी नजर टिकी हुई है। बोकारो में ट्रेजरी से अवैध निकासी का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले 4.25 करोड़ तक पहुंची रकम अब 6 करोड़ के पार पहुंचती दिख रही है। डीसी की ओर से जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। वहीं अवैध निकासी के बढ़ते दायरे पर सियासी दंगल की भी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ने इसे चारा घोटाले की तरह बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, तो सत्ता पक्ष की ओर से करप्शन पर कड़े एक्शन का दावा किया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बढ़ रही बोकारो ट्रेजरी घोटाले की रकम, 6 करोड़ के पार अवैध निकासी का वार, जांच बढ़ने पर और खुलासे की उम्मीद, घोटाले का बढ़ता दायरा, बढ़ा सियासी दंगल। बोकारो का ट्रेजरी अवैध निकासी के खुलासे के बाद सुर्खियों में। पहले ट्रेजरी घोटाले में 4 करोड़ 29 लाख के घोटाले की बात सामने आई थी, लेकिन जांच का दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और अवैध निकासी की रकम बढ़कर 6 करोड़ के पार पहुंचती दिख रही है। जिला प्रशासन की ओर से मामले में सख्त रुख अपनाया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई का डीसी की ओर से दावा किया जा रहा है। सीधा डायरेक्शन है जीरो टॉलरेंस का। उनका सीधा है कि फाइनेंशियल गड़बड़ी में कोई काम करे उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम 2016 से इसकी जांच कर रहे हैं। बोकारो ट्रेजरी घोटाले में अब तक जो बातें सामने आई उस पर यदि नजर डालें तो बोकारो कोषागार से पुलिस विभाग के एक लेखापाल पर अवैध निकासी का आरोप लगा है। मामला साल 2016 से ही जांच के अधीन है। पहले ये राशि 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार बताई गई थी, लेकिन अब 6 करोड़ से ज्यादा होने के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में राम नरेश सिंह, उपेंद्र सिंह और एस कुमार समेत कई नाम सामने आए हैं। इनके नाम पर फर्जी निकासी की गई। प्रशासन का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर इसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। हमारे जितने भी लोग इसमें संलिप्त होंगे, जो भी कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है या षड्यंत्र का हिस्सा पाया जाता है, उनको हम लोग चिन्हित करके उनको दंडित करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बोकारो में किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलेगी। ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। बीजेपी ने इसे चारा घोटाले से भी बड़ा बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। दूसरे राज्यों से कनेक्शन की आशंका भी जताई। वहीं जेएमएम ने कहा कि मामला पुराना है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने भी सख्त कार्रवाई की बात दोहराते हुए सरकार के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बताया है। लगता है चारा घोटाला से कई गुना ज्यादा बड़ा घोटाला जो है ये अवैध निकासी का मामला है और इसकी गहन जांच करनी चाहिए और इसके तार बहुत राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो अविलंब सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए जांच। भ्रष्टाचार के जरिए, अनियमितता के जरिए अपने पास लाभ कमाया, उनसे रिकवरी होगा। सरकार छोड़ने वाली नहीं है और ये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने दिनों से चले आ रहे अनियमितता को, घोटाले को उजागर करने का काम किया। कि अगर किसी भी तरह का ट्रेजरी के माध्यम से कोई घोटाले सामने आ रहे हैं
या वित्तीय कुप्रबंधन की बातें सामने आ रही है तो सरकार गंभीरता से इस पर कार्रवाई करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। फर्जी बिल के जरिए ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला बोकारो के साथ ही हजारीबाग से भी सामने आया है। शुरुआती जांच में ही निकासी की रकम 6 करोड़ से अधिक हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि इसका दायरा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में इंतजार है जांच और उससे जुड़े खुलासों का। न्यूज 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ट्रेजरी घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। बोकारो में करोड़ों के ट्रेजरी घोटाले की जांच अब तेज हो चुकी है। वित्त विभाग राज्य की टीम बोकारो पहुंचकर दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी हुई है। वित्त विभाग की टीम ने बोकारो पहुंचकर एसपी ऑफिस और ट्रेजरी कार्यालय में महत्वपूर्ण कागजातों की जांच की है। जानकारी के मुताबिक ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है वेतन मद में किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच के दौरान लेखापाल कौशल पांडे को दोषी पाया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच हो रही है। जांच टीम में एसी और डीडीसी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, जो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। हालांकि जांच के दौरान वित्त विभाग के अधिकारी मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए। हजारीबाग और बोकारो में ट्रेजरी से अवैध निकासी के खुलासे के बाद अब पलामू में भी अवैध निकासी के संकेत मिल रहे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पलामू में अवैध निकासी के संकेत मिलने के बाद विभागीय सचिव ने डीसी को पत्र लिखा है। कुछ राशि का गलत रूप से भुगतान किया गया है, जिसे लेकर विभागीय जांच भी की जाएगी। मंत्री ने सभी 33 ट्रेजरी की जांच के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हजारीबाग और बोकारो में पुलिस विभाग से अवैध निकासी की गई है। जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि पता लगाया जा सके कहीं साजिश के तहत तो इसे अंजाम नहीं दिया जा रहा था। ये नहीं किया। वित्त विभाग ने खुद हजारीबाग की जांच की और जहां तक मुझे मालूम है कि पलामू के बारे में भी गृह वित्त सचिव ने एक लेटर लिखा है वहां के डीसी को कल, कि वहां भी कुछ राशि के बारे में गलत रूप से भुगतान किए जाने या उसकी निकासी किए जाने की बात आई है। तो मैंने एक पत्र लिखा है आज ही कि इसमें सीधे तौर पर अन्य लोगों की संलिप्तता तो है ही है, लेकिन इस बात के लिए अवैध निकासी के लिए डीडीओ ही जिम्मेवार हैं। उन्हें भी उत्तरदायी ठहराना चाहिए। इस बात की भी जांच में ध्यान रखा जाए कि कहीं कोई स्ट्रेटजी के साथ कोई सिंडिकेट तो इसके पीछे काम नहीं कर रहा है। और अब बात करते हैं बेलगाम बालू माफियाओं की। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी और खरगाई नदी में बालू माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। दिन के उजाले में ट्रैक्टर और ट्रकों से खुलेआम बालू की ढुलाई हो रही है और प्रशासन मौन है। यही नहीं, एमजीएम थाना क्षेत्र के कुस्तुलिया नदी में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और अब इस मामले को लेकर सियासत भी होती हुई दिखाई दे रही है। जमशेदपुर में बालू माफिया बेलगाम। बालू माफियाओं का चल रहा राज। ओवरलोडेड ट्रक खुलेआम दौड़ रहे हैं। ना कोई डर, ना कोई कार्रवाई। बड़ा सवाल, कानून का राज या माफिया का तांडव। क्या कानून सो रहा है, प्रशासन बेखबर है या फिर सिस्टम ही बालू माफियाओं के सामने बेबस हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जमशेदपुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी में दिन हो या रात बालू माफियाओं का आतंक खुलेआम जारी है। बीच जाकर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रक से बालू का उठाव हो रहा है, जो कहीं ना कहीं राजस्व को, झारखंड सरकार के करोड़ों का राजस्व का चूना लग रहा है। मगर दूसरी तरफ खनन विभाग लगातार ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई भी करता है। कई ट्रक और टेलर को जब्त भी किया जाता है। बावजूद खनन के जो कार्रवाई के बावजूद भी जो है बालू माफियाओं का आतंक साफ तौर पर सर चढ़कर बोल रहा है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कैसे नियम कानून को ठेंगा दिखाकर रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी बालू की अवैध ढुलाई की जा रही है। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, सिर्फ माफियाओं का राज है। नदियों का सीना चीरकर बालू निकाला जा रहा है। ओवरलोडेड ट्रक सड़कों पर दौड़ रहे हैं और प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा है।
जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध खनन से न केवल नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है, बल्कि आसपास के पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब सियासी पारा भी हाई हो गया है। ये दिन दहाड़े डाका डालने जैसा है कि लोगों के बीच दिन के उजाले में इतनी गाड़ियां घुसती हैं, अवैध बालू उठा के ले जाके लोग उसको 20-20 हजार रुपए हाईवा और 2,000, 3,000, 5,000 रुपए ट्रैक्टर करके बेच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रैकेट इसमें काम कर रही है और निश्चित रूप से इसमें सरकार की मिली भगत है। नदी से बालू उठता है और वो बेचने का काम करता है और आरोप लगाते हैं हमारे वो जो पूर्व वहाँ के मंडल अध्यक्ष थे निषाद जी, वही बालू उठवाने का काम करते हैं और आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाते हैं। ये सिर्फ एक शहर का सवाल नहीं, ये सिस्टम पर सवाल है। क्या पुलिस और प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं? नेताओं और माफियाओं की मिली भगत से ये सब हो रहा है। बालू माफियाओं पर जिला प्रशासन क्या नकेल कस पाएगा? क्या यूं ही जमशेदपुर के दोनों नदियों पर बालू माफियाओं का राज देखते ही बनेगा? न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जल ही जीवन है और स्वच्छ जल हर नागरिक का अधिकार। लेकिन जमशेदपुर में शहर के कई इलाकों में घरों में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। कदमा, भाटिया बस्ती और सोनरी में लाखों घरों में गंदे पानी की सप्लाई से लोग बीमार हो रहे हैं, जिसको प्रबंधन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने जल्द ही एक्शन नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। टाटा स्टील EYSL की ओर से पानी की सप्लाई की जा रही है, जो मटमैला और दूषित है। परेशान और आक्रोशित लोगों ने डीसी के सामने गंदे पानी की बोतल के साथ शिकायत की और पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की। पानी है और ये है कंपनी का सप्लाई टैप वाटर का पानी। आप इसकी वाटर क्लियरिटी में आप देख सकते हैं अंतर कि जो वाटर की क्लियरिटी है बोरवेल का कहाँ है और इसका कितना मटमैला पानी है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो पानी जिसमें हम स्टोर करके बर्तन में रखते हैं 24 घंटे के बाद उसके बेस में मटमैलापन बैठ सेटल हो जाता है और स्टोर करके रखने के बाद नीचे में जो कालापन बैठ जा रहा है वो समझ में नहीं आता कि वो पानी में है क्या चीज़, और पानी को जब हिला देते हो तो वो पानी में मिक्स हो जाता है। तो हम लोग यही चीज़ के लिए डिमांड करने आए सर के पास में कि अगर हम इतना कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं उसकी वजह से जो बीमारियां होंगी उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और हम पे किस चीज़ का कर रहे हैं? पैसे हम दे रहे हैं ताकि हमें एकदम साफ सुथरा पानी मिले, तो पैसे देने के बाद भी अगर गंदा पानी मिलता है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जामताड़ा से खबर मिल रही है। देखिए, 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। नारायणपुर के मोची टोली से गिरफ्तारी हुई है। 4 मोबाइल, 9 सिम कार्ड इनके पास से जब्त किया गया है। ई-वॉलेट के जरिए ये लोग ठगी करते थे। देश भर में नेटवर्क का इनका फैला हुआ था और साइबर थाने में केस दर्ज हुई है। कार्रवाई जारी है। नारायणपुर के मोची टोली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जामताड़ा से खबर, देखिए जामताड़ा में साइबर अपराधी लगातार एक्टिव हैं और ऐसे में इन पर शिकंजा कसने के लिए साइबर क्राइम विभाग की तरफ से भी लगातार कोशिशें हो रही हैं कि इनको पकड़ा जाए और इनके नेटवर्क का खात्मा किया जाए। साइबर थाना में केस दर्ज हुआ है। कार्रवाई जारी है। इनके पास से कुल 4 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद किया गया है। इनका अपराध शैली ये गूगल में टाटा कार्ड के वेबसाइट पे सर्च करते थे, उसमें वो किसी रैंडम मोबाइल नंबर को डालते थे, उससे वो पता करते थे कि इसके पास से किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है या नहीं है। अगर उसके पास किसी तरह का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध होता था तो उस नंबर को वो कॉल करते थे। कॉल करने के बाद उससे गोपनीय जानकारी, क्रेडिट कार्ड से इससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करते हुए साइबर ठगी का काम करते थे।